पता लगा है कि अंडकोश के ऊपर की नसें सूज गई हैं, वेरिकोसील हो गया है और अब कंफ्यूज्ड है कि सर्जरी कराएं या एम्बोलाइजेशन। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्जरी के क्या विकल्प हैं, क्या फ़ायदे हैं और एम्बोलाइजेशन के क्या विकल्प हैं, क्या फ़ायदे हैं। सर्जरी में कैसे हम उन नसों को बंद कर देते हैं और एम्बोलाइजेशन में कैसे उन नसों को बंद कर देते हैं। वीडियो के अंदर हम बिना किसी सर्जिकल जैगरन के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। पेशे से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जरूर हूँ, कई वर्षों से बिना चीरे टाके के कई सारी वैस्कुलर डिजीज का ट्रीटमेंट करता आ रहा हूँ, बट यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे वेरिकोसील क्या होता है, फिर जानेंगे कौन कौन सी सर्जिकल मेथड हैं जो अवेलेबल हैं वेरिकोसील के लिए, फिर एम्बुलाइजेशन क्या होता है और चौथे में कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही है। वेरिकोसील क्या होता है? वेरिकोसील अंडकोश के ऊपर की सूजी हुई नसों को बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम लंबे समय तक खड़े होते हैं तो हमें टेस्टिस में भारीपन लगता है, पेन होता है और कई सारे पुरुषों में ये इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण भी हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होने के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे पेन सीवियर होता जाता है। एक जगह पे खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई वहाँ पे कुछ छू भी जाए तो एकदम से इंसान दर्द से कराहना शुरू कर देता है। तो ये हो गया वेरिकोसील क्या होता है। दूसरे नंबर पे वेरिकोसील के लिए क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है। वेरिकोसील की अगर हम बात करें तो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है, मुख्य तौर पर 4 ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है। पहले ज़माने में होता था ओपन सर्जिकल लाइगेशन, यानी कि चीरा लगाना है इंग्वाइनल क्रीज के या तो ऊपर या फिर नीचे। इंग्वाइनल क्रीज क्या होता है? जहाँ से पैर आप मोड़ते हो उस जगह को हम बोलते हैं इंग्वाइनल क्रीज। उसके ऊपर या नीचे हम चीरा लगाते हैं, अंदर जाते हैं और जो खराब नसें हैं, यानी कि जो नसें जो फूल रही हैं, उसको जाएंगे, धागा लेंगे और बांध देंगे। ठीक है, ये हो गया ओपन सर्जिकल लाइगेशन। इसी विधि को अगर दूरबीन के रास्ते से किया जाएगा तो बोलेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन। और इसी विधि को अगर रोबोट के माध्यम से किया जाएगा जिसमें प्रिसीजन बढ़ जाता है, लैप्रोस्कोपी के मुकाबले रोबोट में प्रिसीजन बढ़ जाता है लेकिन साथ में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको बोलेंगे रोबोटिक सर्जिकल लाइगेशन। ठीक है सर। फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन। माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन में जो अंडकोश होता है उसके जस्ट ऊपर एक चीरा लगता है। सर्जन माइक्रोस्कोप की मदद से खराब नसों को ढूंढता है और एक एक करके जो भी खराब नसें होती हैं उसको बांधता चला जाता है। माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक जिसमें ऊपर की तरफ से सर्जन बांधता है, दूसरा जिसके अंदर टेस्टिस को बाहर निकाल के फिर एक एक नस को बांधता है। अब कोई भी जो सर्जरी है, जितनी भी हमने सर्जरीज बताई हैं आपको, मुख्य तौर से सभी सर्जरीज में या तो जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया की। माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन में कभी कभी सर्जन लोकल एनेस्थीसिया में या रीजनल एनेस्थीसिया में भी सर्जरी करते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो है रीजनल स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया को ही चुनते हैं। ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें तो एक छोटा सा चीरा लगेगा, 10 से 15 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा और आपको हो सकता है कि ओवरनाइट स्टे भी करना पड़े। दर्द रहता है, आपको एडवाइस किया जाएगा कि बेड रेस्ट रहना है, 10 से 15 दिन काम करा नहीं करना है। फिर अगर हम बात करें रोबोटिक की, तो रोबोटिक के अंदर इट्स वेरी सिमिलर टू ओपन और लैप्रोस्कोपिक वेरिकोसील लाइगेशन और वेरिकोसीलेक्टमी, बट रोबोटिक में फ़र्क ये होता है क्योंकि हमें 3D विजन मिल जाता है तो उसकी वजह से प्रिसीजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, साथ में कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन रेस्ट इसमें भी करीब 7 से 10 दिन का रिक्वायर्ड है ही। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन। माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसील लाइगेशन या माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी की बात करें तो ये एक अत्याधुनिक विधि होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर स्क्रोटल सैक के जस्ट ऊपर एक इंसिजन लगाते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से जो भी खराब नसें होती हैं उसको सर्जन ढूंढता है और एक एक करके बांधता चला जाता है। इसको भी जनरल एनेस्थीसिया या रीजनल एनेस्थीसिया में किया जाता है एंड इसमें भी रिकवरी टाइम जो है करीब 1 से 2 हफ्ते का रहता है। ओवरनाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं लगती, बट एक चीरा लगता है स्क्रोटल सैक के ऊपर। फिर अब हम आते हैं एम्बोलाइजेशन की तरफ। एम्बोलाइजेशन की जो विधि है वो भी कई सारी तरीक़ों से की जा सकती है, लेकिन सारे के सारे तरीक़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या कि पिन होल सर्जरी होगी, यानी कि कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाँका नहीं लगता और किसी भी तरीके के ब्लेड का हम इस्तेमाल नहीं करते।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो जांघ की नस से जाएंगे या गर्दन की नस से जाएंगे, पतले से कैथेटर का, जिसका जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, उसको यूज करते हैं और उसकी मदद से डिफरेंट एम्बोलाइजिंग एजेंट्स यानी डिफरेंट तरीके के पदार्थ यूज करते हैं, जिससे कि जो खराब नसें हैं उसको अंदर से बंद किया जाता है। यानी कि सर्जरी में क्या करते, जो भी वेन है उसको बाहर से धागे से बांध दे रहे हो। एम्बोलाइजेशन में क्या करो, उसी नस के अंदर जा रहे हो, अंदर जाके उसको आप पदार्थों से, मेडिकल पदार्थों के माध्यम से बंद करते हो। तो एम्बोलाइजेशन के अंदर हम डिफरेंट एम्बोलाइजिंग एजेंट्स का यूज करेंगे, यानी डिफरेंट पदार्थों का यूज करेंगे जिससे आप नस को बंद कर रहे हो। जिसमें पहला पदार्थ होता है कॉइल्स। कॉइल्स के माध्यम से बंद करते हैं। कॉइल्स के साथ फायदा ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन रेट्स ना के बराबर है, 0। बहुत सेफ मेथड है, लेकिन एक ही नुकसान है, जब हम कॉइल्स के माध्यम से हम लोग एम्बोलाइजेशन करते हैं तो कभी कभी मरीज को रिकरेंस होने के चांसेस आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मेडिकल ग्लू, जिसके अंदर हम लोग ग्लू की मदद से पूरी की पूरी नस को बंद करके चले जा सकते हैं। इसको आप हमारे लाइव केस में भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ग्लू प्लस सिट्रॉल का मिक्सचर। अब जब हम ग्लू प्लस सिट्रॉल का मिक्सचर यूज करते हैं तो उसके अंदर हम पहले सिट्रॉल यानी फोम होता है, मेडिकल फोम होता है, उसको डालते हैं, जिसकी मदद से जो छोटी नसें होती हैं, छोटी खराब नसें होती हैं, वो बंद हो जाती है और बड़ी नस को फिर हम पीछे से ग्लू करते हुए बाहर आ जाते हैं। तो अगर तीनों मेथड्स को कंपेयर करोगे एम्बोलाइजेशन के, मेडिकल ग्लू, कॉइल्स और ग्लू प्लस सिट्रॉल, तो इसके अंदर मेडिकल ग्लू के अंदर एक्सपर्टीज, खाली मेडिकल ग्लू करें तो एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा चाहिए है, रिकरेंस रेट कम है। दूसरे नंबर पे है कॉइल्स, जिसके अंदर एक्सपर्टीज कम चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिकरेंस रेट हाई है। और तीसरे नंबर पे जो हम लोग अपने यहाँ पे वेदांता हॉस्पिटल में प्रेफर करते हैं वो है सिट्रॉल प्लस मेडिकल ग्लू। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि रिकरेंस रेट ना के बराबर है। इनफैक्ट जो हम बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का, जिसका मतलब हुआ कि भाई नसें कब गायब होनी शुरू होंगी, 6 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद, वो आप देखोगे कि अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेडिकल ग्लू प्लस सिट्रॉल तो 15 से 20 दिन में ही नसें गायब होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज मेरे रिकमेंडेशन से सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ग्लू प्लस सिट्रॉल। अब हेड टू हेड कंपैरिजन करें एम्बोलाइजेशन वर्सेस सर्जरी, तो सर्जरी के अंदर कॉस्ट डेफिनेटली ओपन या लैप्रोस्कोपिक की कॉस्ट जो होगी वो कम होगी एम्बोलाइजेशन के मुकाबले, लेकिन रोबोटिक की कॉस्ट ज़्यादा होगी एम्बोलाइजेशन से। और माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन की बात करें तो वो जगह जगह पे अलग अलग कॉस्ट रहती है, बट मुख्य तौर से देखा गया है कि बराबर सी कॉस्ट पड़ती है माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन की भी और एम्बोलाइजेशन की। दूसरा एनेस्थीसिया की बात करेंगे। एनेस्थीसिया सर्जरी के अंदर या तो जनरल होगा या स्पाइनल होगा, और एम्बोलाइजेशन के अंदर लोकल होगा। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो है एम्बोलाइजेशन में नहीं होती। तीसरा रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन की बात करें तो इसके अंदर रिकवरी पीरियड सभी चीज़ों में 1 से 2 हफ्ते का रहता है। कुछ प्रोसीजर्स के अंदर मरीज़ को ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है, दर्द थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और हफ्ते 10 दिन तक बेड रेस्ट या फिर ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए मना किया। एम्बोलाइजेशन में 30 से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है। कोई भी एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मरीज होश में रहता है। प्रोसीजर के 4 से 6 घंटे बाद मरीज अपने पैरों पे चल के घर जाता है और नेक्स्ट डे से हम बोलते हैं रूटीन एक्टिविटी शुरू कर दें। चौथा, अवेलेबिलिटी। क्या सर्जरी हर जगह अवेलेबल है? हाँ, तो यहाँ पे सर्जरी की बात करें तो सर्जरी छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, ऑलमोस्ट हर सिटी में अब अवेलेबल है, यूरोलॉजिस्ट हर सिटी में अवेलेबल है। बट माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन शायद वो अवेलेबल नहीं हो, जो सबसे अत्याधुनिक तकनीक है, या फिर रोबोटिक लाइगेशन वो जो है उपलब्ध नहीं हो। एम्बोलाइजेशन बड़े शहरों में उपलब्ध है, बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध है, लेकिन जो इक्विपमेंट चाहिए होता है एम्बोलाइजेशन के लिए वो अभी भी सभी हॉस्पिटल्स में या छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं। फिर आपको क्या कराना चाहिए है? अगर ग्रेड 1 वेरिकोसील है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, लेकिन अगर सीवियर वेरिकोसील है तो आप अपने मुताबिक आपके लिए क्या सेफ है, क्या सिक्योर है और क्या इजीली अवेलेबल है उसको चूज़ करना है, और उसके हिसाब से चूज़ करना है क्या आपको सर्जरी की तरफ जाना है, और अगर सर्जरी में जाना है तो केवल माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल लाइगेशन की तरफ जाना है, और या एम्बोलाइजेशन की तरफ जाना है। एम्बोलाइजेशन की तरफ जाना है तो मेडिकल ग्लू प्लस कॉइल या मेडिकल ग्लू प्लस सिट्रॉल की तरफ जाना है। बहुत सेफ मेथड है, मैं कम से कम कई 100 मरीजों को ट्रीट कर चुका हूँ, एंड आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट
कि 0% कॉम्प्लिकेशन रहती है, या कॉम्प्लिकेशन है भी तो ना के बराबर रहती है। मरीज सेम डे घर जाता है और खुशी से अपना अगले दिन से काम करना भी शुरू करता है। एंड इफ यू नो समबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोसील, देन डू शेयर इट विद हिम, माइट बी हेल्पफुल फॉर हिम। थैंक यू।